मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली ने इस पिक्चर में वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे कहने का और दिखाने का जिगरा नहीं रखते। मगर मुझे मिला वैलिडेशन मेरी उस किताब का जो आज से 3 साल पहले मैंने पब्लिश की थी, आई एम नॉट रिफ्यूजी का। दो बातें जो कि पिक्चर में और मेरी किताब में कॉमन है वो मैं आपसे आज ब्रीफली साझा करता हूँ। पहला, अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार तो बहुत किए, मजाक भी बहुत किए, मगर सबसे घिनौना मजाक जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया वो था एक रिटायर्ड जज रैडक्लिफ को हिंदुस्तान में अपॉइंट करना, 2 पार्ट टाइम स्टेनोग्राफर देना, एक ड्राइंग रूम में बिठा देना और बोलना कि इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर 2 लकीरें खींच दो और उसके 3 टुकड़े कर दो। धर्म के आधार मुस्लिम जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है उसको अलग कर दो और बाकी को अलग कर दो। इतना भद्दा मजाक। रेडक्लिफ को, जिसे हिंदुस्तान में पहले काम करने की कोई तजुर्बा नहीं था, उसे नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान के कल्चर ईथोस क्या है। यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, पोर्तुगीज़, फ्रेंच और इवन क्रिश्चियंस कितनी मेजॉरिटी में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं सदियों से। ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम का पहले झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो शांत हो जाता था। बट इस रेडक्लिफ लाइन ने उस झगड़े को एक ऐसा मोड़ दिया जिसको आज तक हम संभालते फिर रहे हैं। खैर, रेडक्लिफ को ये नहीं मालूम था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, पिक्चर हॉल, फैक्ट्रीज़, फॉर्म्स, वेयर हाउसेस, हर जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं वो दोनों समुदाय के हैं। उनको कैसे अलग कर सकते हैं? रॉ मटेरियल एक तरफ लाइन के बन रहा, उग रहा है, पैदा हो रहा है या खनिज निकल रहा है उसका, और मैन्युफैक्चरिंग उसकी दूसरी तरफ हो रही है और कस्टमर कहीं और फैला हुआ है। कैसे हो सकता है संभव कि एक लाइन लगा करके आप 2 देशों को अलग कर दो? तो नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की इकॉनमी एकदम तहस नहस हो गई। कई दशक लगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को उस इकॉनमी को वापस खड़ा करने में, एक ऐसी गलती से, एक ऐसे घिनौने मजाक से जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया रेडक्लिफ को अपॉइंट करके। और मज़े की बात, इम्तियाज़ अली ने इस मजाक को स्टैंड अप कॉमेडी की तरह प्रेजेंट किया। इट वॉज़ ए कॉमेडी, वेरी बैड कॉमेडी, एक घिनौना मजाक जो इम्तियाज़ अली को मैं इसके लिए बहुत मुबारक दूंगा कि उसने इतने संगीन मैटर को कितने हल्के फुल्के तरीके से उस ऑडियंस के लिए सामने पेश किया जिसको कि रेडक्लिफ लाइन की बारीकियों के बारे में कम मालूम था। दूसरा बड़ा पहलू जो दोनों मेरी किताबों और इस पिक्चर में मुझे कॉमन लगा वो ये था कि कैसे रेडक्लिफ लाइन को अंडू करने के लिए मुस्लिम लीग ने उन मुसलमानों को जो कि कारीगर थे या गरीब थे या लुटेरे थे या डाकू थे या गुंडे थे, उनको भड़का करके इस्लाम के नाम पर, महजब के नाम पर ऐसे भड़काया कि उसने लाहौर के अंदर हिंदू पॉपुलेशन और सिख पॉपुलेशन को भगाना शुरू कर दिया। वहाँ के अच्छे मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाए, खड़े देखते रह गए और कैसे कैसे अत्याचार हुए सिखों पे और हिंदुओं पे, कैसे कैसे उनके सर काटे गए। और भी बहुत कुछ हुआ जो मैं कह नहीं सकता, फ़ोन के ऊपर बता नहीं सकता आपको। और जो तोहा खालसा में हुआ इससे पहले रावलपिंडी में, कि सिखों के गांव को घेर लिया गया और अनाउंस किया गया कि या तो सिख जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें या कटने मरने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी औरतों को हमें दे दें। लेकिन वहाँ के सिखों ने कुर्बानी दी और सिख औरतों ने, ऑन रिकॉर्ड है 93 सिख औरतों ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। ऐसा ही कुछ मंज़र लाहौर में हुआ, जबकि ये तय होना था कि लाहौर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा या हिंदुस्तान का। ये जो लूटपाट दिखाई इम्तियाज़ अली ने और जिस बारीकी से उसने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, ये काबिल तारीफ़ है।
हम उसको भूलना चाहते हैं इस पास्ट को। अक्सर मेरी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं इस पास्ट को हम भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये जो जनरेशन है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी जनरेशन है, वो तो उसको कुछ मालूम तो होना चाहिए ना कि हुआ क्या था, कैसे एक बॉच्ड अप पार्टीशन प्रोसेस के अंदर, जिसके लिए ना तो महात्मा गांधी जी ने कोई फास्ट किया, ना कोई उन्होंने उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे शायद यही हालात बने थे कि किसी तरह से अंग्रेज़ चले जाएं और शांति रहे। लेकिन क्या एक कागज़ पे लाइन लगा देने से, हिंदू मुस्लिम को अलग कर देने से कागज़ के ऊपर शांति रह सकती थी? नहीं रही। जेनोसाइड हुआ, हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया था। इम्तियाज़ अली ने ये दोनों बातें बहुत बखूबी प्रेजेंट करी। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ अली। सैड बट ट्रू, वट एवर यू हैव प्रेजेंटेड हैज़ शेकन द कॉन्शियस ऑफ मैनी पीपल। दोस्तों, मेरी इस किताब में और भी बहुत बारीकियाँ हैं इस पार्टीशन प्रोसेस के बारे में, छोटी छोटी बातें, जैसे कि हम मतलब अपने ही देश में कोई रिफ्यूजी बन जाए और दूसरी लाइन के परली पार चला जाए, जिसकी ज़मीन, फैक्ट्री, मकान वहाँ रह जाए और इधर आ जाए कागज़ लेकर के प्रॉपर्टी के। और कागज़ भी उस ज़माने में कौन देखता था, लीगल प्रोसेसेस होती थी। दशक लग गए, क्लेम किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। क्या ये अंग्रेज़ जाने से पहले, जब उन्होंने ऐसा करना ही था, जिन्होंने 200 साल राज किया और सक्षम थे, ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ सक्षम थे बहुत कुछ करने के लिए, क्या वो इस प्रोसेस को धीरे से, आराम से, तरीके से नहीं कर सकते थे? पार्टीशन ही होना था तो जल्दबाजी किस बात की उन्होंने? लॉर्ड माउंटबेटन का जो भी रोल रहा इस जल्दबाजी में, उसको कोई नहीं भुला सकता। दुख की बात है लेकिन सच, बहुत लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए, और यही रहा टाइटल मेरी किताब का, आई एम नॉट ए रिफ्यूजी। मौका लगे तो इस किताब को अमेज़ॉन से खरीदिए, पढ़िए और अपने रिव्यूज़ मेरे से ज़रूर साझा कीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके रिव्यूज़ का। थैंक यू वेरी मच।